अब विश्वास दिलाते हैं महोदय, हम लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं, बहुत जल्द इसको सर हम लोग बहाली करेंगे महोदय। ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, लोगों की गांव ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा पूरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा, तो एक समय दे दीजिए। मैंने आप जो बोलते हैं ना बहुत जल्द, तो बहुत लंबा चला जाता है, वो बहुत जल्द नहीं होता है, तो 1 महीना 15 दिन कुछ हो बोलिए। अगर बिना साबुन का धुलाई अगर आपको सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति से सीखना चाहिए, और वो है डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो। विधानसभा में आज टाइगर जयराम महतो जी ने एक नहीं 2 मंत्री साहब को एकदम खटाक 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 5वें गियर में रख लिए, और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी को तो इतने प्यार से धोए हैं कि बेचारे इरफान अंसारी जी को बुरा भी नहीं लगेगा, और उनको अच्छे से धो दिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको पहले दिखाते हैं संजय यादव जी को, क्योंकि सबसे पहले हमारे माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी पहले संजय यादव जी के साथ क्लास अच्छा से किए हैं, मतलब सवाल जवाब, और उसके बाद फिर इरफान अंसारी जी को। तो पहले आप वो देखिए। प्रश्न काल अल्पसूचित प्रश्न, श्री जयराम कुमार महतो, पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न है, और मेरा प्रश्न कितना गंभीर है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसी के संदर्भ में और 3 माननीय सदस्यों ने भी प्रश्न पूछा है। मेरा प्रश्न था प्रवासी मजदूरों को लेकर, और उसमें जो पहले खंड में मुझे उत्तर मिला है जिसे अस्वीकार किया गया है। मैंने प्रश्न किया था कि राज्य में अनुमानित 16 लाख के आसपास अधिक प्रवासी मजदूर हैं, उनमें से सरकार का उत्तर आया है कि मात्र 2,19,169 ही श्रमिकों का पंजीकृत किया गया है, निबंधित हैं वे लोग। तो अध्यक्ष महोदय, ये तो आंकड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि इस बात की गवाही विभिन्न अखबार के स्रोत, कोरोना काल में जो परिस्थितियां हमारे सामने रही उसके लिए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि बड़ी संजीदगी के साथ उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वतन वापसी करवाया था। तो ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे राज्य में लगभग अनुमानित 15 से 20 लाख के बीच प्रवासी मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वहां मजदूरी करने का काम करते हैं, लेकिन सरकार के जो डेटा है सरकार के पास उसमें मात्र 2,19,000 का ही निबंधन है, जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है, और मैं बिल्कुल इसलिए असंतुष्ट हूं। तो मैं पहला सवाल मेरा मंत्री से यही रहेगा कि ये जो अंतर है कि हमारे पास अनुमानित 15-16 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर हैं और आपके पास निबंधन मात्र 2,19,000 का है, तो इस पे आप कैसे बेहतर करेंगे कि जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे इस राज्य से बाहर हैं उनका निबंधन हो पाए? इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, आपकी क्या तैयारी है? मंत्री से उत्तर। हाँ, मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जयराम महतो जी ने जो क्वेश्चन किया है महोदय, इन्होंने कहा है कि 1,91,000 मजदूर जो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन महोदय हम लोगों ने स्पष्ट किए हैं कि 2,29,000 जो है रजिस्ट्रेशन है महोदय, और जो बातें कह रहा है महोदय कि 16 लाख कुछ है, तो महोदय इससे स्पष्ट है कि हम लोगों ने जो निर्देश दिए हैं और जो प्रचार प्रसार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं महोदय, और जो बातें कर रहे हैं महोदय उसको हम देख लेते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें अगर विभाग इस प्रकार का गोल मटोल जवाब देगा, पहला बात तो मैं मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके जो आप सचिव हैं वो हमारे संपर्क में हमेशा रहते हैं, और इनसे पूछिए कि मैंने पिछले 2-3 महीनों में इनको कितने प्रवासी मजदूरों के डेथ होने पर इनको आवेदन लिखा है। लगभग 20 से 25 सिर्फ मैंने लिखा है, और इनके आप सचिव जो भी हैं उनको मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे साथ लगातार कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए गंभीर विषय है, और अभी आपको बताया मैंने विजय कुमार की बॉडी अभी भी रिम्स में पड़ी है। आप भूले नहीं होंगे कि 5 मजदूर जिनको नाइजर में अपहरण किया गया था, तो मैं ये चाहता हूं कि इतना अंतर कैसे, ये आप भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग 12 लाख से 15-16 लाख तक के मजदूर हम लोग झारखंड वापस लाए थे। तो फिर पोर्टल में या फिर जो भी आपका पास डेटा है उसमें 2,19,000 कैसे है, इतना अंतर कैसे?
क्योंकि इसका मतलब यह है कि 80 से 85% मजदूर जिनका कोई हमारे पास डेटा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, कहां हैं, किस हाल में है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या तैयारी है, आप कैसे मैंने उनको निबंधित करेंगे या फिर कैसे उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, और जब उनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटेगी तो हम कैसे उनको सरकारी सहायता दे पाएंगे। ये मेरा प्रश्न, इसमें सरकार की क्या तैयारी है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जयराम मातो जी का कहना लाजमी है महोदय, लेकिन इस पर हम लोग काफी गंभीर है महोदय, क्योंकि मजदूर हम लोग के परिवार के पार्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जयराम मातो जी ने जब भी हमें भी बोला है महोदय, कहीं भी बाहर में या विदेशों में भी कोई घटना घटा है महोदय, तो उसको यहाँ तक लाने में हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है महोदय। और जहाँ तक आंकड़े की बात कह रहे हैं महोदय, तो इसको हम दिखवा लेते हैं और इसको जितना जल्द होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराएंगे महोदय। और एक सवाल है जादन, मेरा सवाल यह था कि इस राज्य में क्या प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ है? क्या राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राज्य में प्रवासी नियंत्रण कक्ष ऑलरेडी डोरंडा में है महोदय, और उसके तहत नियंत्रण हो रहा है महोदय। और इस तरह की अगर कोई सूचना मिलेगा कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बरता गया महोदय, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा महोदय। जहां तक हम समझते हैं कि अभी तक इस प्रकार का कोई हमारे तक न्यूज नहीं है महोदय, इसलिए कि इसकी आवश्यकता नहीं है महोदय। आगे बढ़े। नहीं, एक बात हम छोटा सा मांग करेंगे, बताइए। चूंकि सरकार के द्वारा मृत्यु होने पर मात्र 50,000 रुपए दिए जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राशि बहुत ही कम है। अतः मैं मंत्री महोदय से एक आश्वासन चाहता हूं कि अगला जब कैबिनेट हो या फिर जब कोई बैठक हो, तो उसमें कम से कम जो प्रवासी मजदूर जिनका निधन हो जाता है उनको कम से कम 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले, नहीं वो बोले अपने मुंह से बोले। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मजदूर की बात है महोदय, और बाहर में डेथ हो जाने से लाने में काफी गरीब को कठिनाई होती महोदय, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं महोदय। तो फिर भी हम लोगों ने इसको देख लेंगे महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो भी राशि बढ़ाना होगा उस पर बात करके हम लोग करेंगे महोदय। ठीक, मानना पड़ेगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो कोई बेतुकी बात नहीं करता है, इसलिए माननीय मंत्री जी को मानना पड़ेगा। 50,000 मुआवजा नहीं, 5 लाख रुपए मुआवजा देना पड़ेगा मजदूरों को। टाइगर जयराम महतो की यह मांग जायज है, मानना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी वीडियो क्लिप दिखाते हैं विधानसभा की बड़ी कार्रवाई और माननीय मंत्री इरफान अंसारी जी की बढ़िया से बिना साबुन की। सूचना में आ गया मैडम, आ गया सूचना में। अध्यक्ष महोदय, शांत होइए, शांत होइए, हो गया सूचना, आ गया। चलिए जयराम जी। जी, सरकार के विभाग का मुझे उत्तर मिला है, और उत्तर में ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि डुमरी प्रखंड में 196 पद स्वीकृत हैं और उनमें मात्र 100 ही कार्यरत हैं, यानी लगभग 96 पद रिक्त हैं, यानी औसत 49% की कमी है। नावाडी एवं चंद्रपुरा प्रखंड में 133 पद स्वीकृत हैं, जिनमें अस्थायी कर्मियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। एनएचएम एवं आउटसोर्सिंग के भरोसे व्यवस्था है, यानी कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं। और चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित विभाग है, स्वास्थ्य विभाग ही है, और ऐसे में क्या होगा कि मरीजों का समय इलाज नहीं हो पाएगा, रेफरल की संख्या बढ़ेगी और डॉक्टरों का भी अभाव होता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय को इस खंड में मेरा पूरक प्रश्न होगा कि जो पद रिक्त हैं उनकी भरपाई कब तक करेंगे? माननीय मंत्री जी। सर, इनका जो प्रश्न है कि गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य उप केंद्र संचालित है। इन केंद्रों में कुल स्वीकृत पद 196 के विरुद्ध में 100 पद कार्यरत है। तो इसके विरुद्ध में 133 पद जो है महोदय, हम लोग जब इस पर स्टडी किए थे तो कुछ पद खाली है। हम विश्वास दिलाते हैं महोदय, हम लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं, बहुत जल्द इसको सर हम लोग बहाली करेंगे महोदय। डेट बोल देते ना, मैंने 2 महीना 3 महीना, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, लोगों की गांव ग्रामीण क्षेत्र है, मेरा पूरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र है, डुमरी, नावाडी, चंद्रपुरा,
तो एक समय दे दीजिए। मैंने आप जो बोलते हैं ना बहुत जल्द, तो बहुत लंबा चला जाता है, बहुत जल्द नहीं होता है। तो 1 महीना 15 दिन कुछ हो बोलिए सर। जी सर, बहाली में थोड़ा समय लगता है सर। अब जयराम जी काफ़ी सर एग्रेसिव है, यंग है, तो जो प्रश्न करते हैं तो इनको तुरंत आंसर भी चाहिए, तुरंत रिजल्ट भी चाहिए सर। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द सर हम मंगा लेते हैं, और हम चाहे देख लेते हैं कि चाहे NHM से बहाली वहाँ पे करें, या फिर JCSC से करें, या JPSC से करें, और अगर स्टाफ का होगा तो सर हम आउटसोर्सिंग से करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हम करेंगे सर। मेरा दूसरा है, मैंने दवा की राशि को लेकर मेरा सवाल था, जिसमें विभाग का उत्तर आया है कि डुमरी के लिए 4,50,000, नावाडी के लिए 8,33,716 रुपए। महोदय, मैं कहना चाहूँगा एक CHC में औसतन प्रतिदिन कम से कम 150 से 200 की संख्या में मरीज आते हैं, और ऐसे में अगर देखा जाए तो लगभग साल भर में 50,000 से 60,000 की संख्या बनती है। तो मेरा मानना है कि जो दवा का बजट है वह मरीजों की संख्या और उनके उपचार की जो समस्याएं हैं, जो उपचार बाधा आती है, उनमें मुझे लगता है आधा है। तो मैं इस पर मेरा प्रश्न होगा कि क्या मंत्री महोदय दवा का जो बजट है उसे बढ़ाने पर विचार रखते हैं या नहीं? माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, दवा का जो रिक्वायरमेंट था सर, हम लोग डुमरी प्रखंड स्थापना मद से हम लोग ने 4,50,000 रुपये हम उपलब्ध कराए सर, जो पर्याप्त है सर वहाँ, और रिक्वायरमेंट होगा तो हम बढ़ाएंगे, वहाँ कौन बड़ी बात है उसके लिए। मैं स्वयं विजिट करता हूं। एक और बात बता दें आपको सर, कि अगर जरूरत पड़ेगा सर तो हम लोग सर मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत CSC को 10 लाख रुपया और PSC को 2-2 लाख रुपया का प्रावधान है, जो रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग देंगे उसको। और उसके बाद मेरा और एक इसमें था कि कंचनपुर में कोविड-19 के समय भारत सरकार से ERCP 2 मद से में प्राप्त राशि से अस्थायी रूप से फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण किया गया था, और उसमें क्या है कि स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक कोई पद सृजन नहीं किया गया है। तो इस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्योंकि वह बन के तैयार है मंत्री महोदय, कंचनपुर में फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बन के तैयार है। जयराम जी, वो जो इमरजेंसी में फैब्रिकेटेड जानते हैं बेड बनाए थे सर, तो सर कोविड के दौरान सर, हाँ जी, सरकार ने सर, हम लोगों ने सर 10 बेडेड, 50 बेडेड और 100 बेडेड सर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था सर, फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल हम लोग बनाया था, ताकि जो मरीज को सर वहाँ पे हम लोग वहाँ पे एडमिट करके उनका इलाज करा सके सर। तो उसके लिए सर कोई फैकल्टी की व्यवस्था नहीं थी, वो सेंट्रल के द्वारा जो फंड आया था उसी के तहत हम लोगों ने बनाया था। लेकिन फिर भी सर जब ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ फैकल्टी दें, वहाँ डॉक्टर्स दें, तो हम भी चिंतित हैं सर, हम भी गंभीर हैं कि जब बिल्डिंग वहाँ बन चुका है तो वहाँ पे डॉक्टर्स की प्रस्थापना होनी चाहिए। तो सर हम सदन के आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को आश्वस्त करते हैं कि इस हॉस्पिटल को चलाने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं बहुत जल्द सर। आने वाले दिनों में हॉस्पिटल चलेगा। महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि बोकारो जिले में और गिरिडीह जिला में जो आउटसोर्स के माध्यम से संचालित कर्मी है स्वास्थ्य के, वो लगातार धरने पर बैठते हैं, और मंत्री महोदय से धरना पर जाकर मैं डायरेक्ट टेलीफोनिक बात भी करता हूं, ये आश्वासन भी देते हैं, और फिर उनको पेमेंट हो जाता है। इसके लिए बधाई इनको। और एक काम के लिए मैं बधाई दूंगा कि मंत्री जी एक्टिव रहते हैं सर, लेकिन अगर जो अच्छा काम करते उसकी प्रशंसा होगी, और जो नहीं होगा उसकी आलोचना भी होगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इनके भाई हैं मोबिन जी, उनको ये भेजते हैं, मैं जैसे ही फोन करता हूँ ये उनको अस्पताल में भेजते हैं, वहां जाकर स्वयं देखते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय। लेकिन मेरा ये कहना है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिनके जो संचालन कर रही हैं, कर्मी ले रहे हैं, वो लगातार धरने पर बैठ रहे हैं, लगातार हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और उनका मांग होता है कि 8 महीना से, 6 महीना से, 5 महीना से वेतन नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो सभी मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, उनका घर गुजर बसर उस राशि से चलता है। तो इस पर एक बढ़िया व्यवस्था करें ताकि उनको बार बार धरना हड़ताल करने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए ठीक। सर देखिए, हेल्थ विभाग में जहाँ भी जितने भी सर सुझाव लेकर के आप। हाँ सर, बता रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग सर, ये बात है कि आउटसोर्सिंग में दिक्कतें होती है सर। वो जिससे लोगों को रिक्वायरमेंट करते हैं सर, उसके माध्यम से दबाव बनाते हैं, और हमने कड़ा निर्देश दिया है जो भी आउटसोर्सिंग है, और आपने जितने लोगों की बहाली की है। स्वास्थ्य जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, इमरजेंसी में कोई बाधक बनेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। और इस बीच कई बार फोन भी आता है, मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ, और जो दिक्कतें होती है उसका समाधान भी करता हूँ सर। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ आने वाले दिनों में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। एकदम आप बोलते हैं हो जाएगा, और आपका जो हो जाएगा बड़ा लंबा हो जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी सोचते होंगे कभी कभी कि ये कहां से ये विधानसभा में ये आ गया
लुच्चा लफंगा हमारा हमेशा धुलाई कर देता है, और वो भी ऐसा धुलाई करता है कि अगला को बुरा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि अगर आपको बिना साबुन धुलाई सीखना है या फिर ऐसा धुलाई करना सीखना है कि जिसमें अगला को बुरा न लगे, तो वो टाइगर जयराम महतो जी से सीखिए, बड़ी प्यार से धोते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजन के साथ खबर देने का उद्देश्य से बनाया गया था हमारे द्वारा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।